हाय एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करती है तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं, जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब देखना है कि उनकी वजह से जो है सो पाथ किस तरह से आने वाला है। आज इसी बात को डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग तीन तरह से डिस्कशन करेंगे। एक जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, और एक अदर देन 0 या 90 डिग्री या 180 डिग्री हो, तब डिस्कशन क्या होगा उसके वजह से तब करने वाले हैं पाथ के बारे में। तो आइए हेडिंग लगाइए पर साथ साथ। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बनाते हुए चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। अब तक में हम लोग देख चुके हैं कि कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उनके ऊपर फोर्स जो एक्सपीरियंस होती है उनका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके थे। जो F इक्वल टू होता है वो Q इंटू V क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड बात देखेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर के साथ दे देते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स है, और ये मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होती है तो उनके ऊपर जो एक्सपीरियंस होती है उसका फॉर्मूला है Q इंटू V क्रॉस B होता है। अगर इसको मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहेंगे तो FM जनरली अगर वेक्टर साइन हटा देते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो ये आ जाएगा QVB साइन थीटा। और ये थीटा जो एंगल होती है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच क्या होता है। तो थीटा क्या है इसमें, एंगल बिटवीन V एंड B। तो यहाँ से हम लोग जनरली तीन तरह के केस करने वाले हैं। तो पहला केस लेते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो चलते हैं पहला केस लेते हैं यहाँ से, केस 1। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो अगर कोई पार्टिकल अगर इसी के अलोंग मूव कर रही है, यानी कि ये अगर इसका पार्टिकल का वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी है अगर इस तरफ से, तो इनके बीच का एंगल जो आ जाएगा वो 0 डिग्री है। अगर कोई पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो उनके बीच का एंगल 180 आ जाएगा। इन दोनों केस में अगर हम देखने वाले हैं तो हमारा F जो आ जाएगा यहाँ से QVB साइन 0 या QVB साइन 180। दोनों के केस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो आने वाला है वो 0 है। यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है वो 0 है। अगर किसी भी पार्टिकल पर अगर मैग्नेटिक फोर्स या यानी कोई भी किसी तरह का फोर्स अगर नहीं लग रहा तो वो पार्टिकल क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो किसी भी तरह का जो है इसमें फोर्स एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो जो पार्टिकल का पोजीशन होगा या जो उसका स्टेट ऑफ मोशन होगा वो उसी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। बहुत लोग इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री जो हो जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये तो केस फर्स्ट था, और ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये छोटा सा है। आज इसके लिए जो है सब लोग डिस्कशन ज़्यादा करने वाले नहीं। हम लोग का सेकेंड केस जो आने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि वेलोसिटी जो है सो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो हमारा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलती है तो उनके ऊपर क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में दिखा देते हैं। तो ये
क्रॉस लाइन क्या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया है। ये बोर्ड के पलन में अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। जनरली ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से यूनिफॉर्म, अगर जिस तरह से हम डॉट लाइन दिखाए, क्रॉस लाइन दिखाए हैं, तो इक्वी डिस्टेंस नहीं भी है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो अगर मान के चलिए कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरफ से वेलोसिटी दे दिए है इनके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रही है ये राइट साइड तरफ, मतलब अगर देखा जाए तो इस तरफ से, तो लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ये है। तो अगर हमको इससे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग यहाँ से जनरली निकाल सकते हैं। जो FM आने वाला है वो QVB साइन 90 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा, तो साइन थीटा इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है यहाँ से FM = QVB। यहाँ पे हमको क्यों पता है, और वेलोसिटी तो दिया ही रहेगा चार्ज पार्टिकल का, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो पता चल चुका है वो है QVB। अब ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमको निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते थे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमको ये अपने कर्ल फिंगर को जो होता है वो फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखते हैं, और ये थंब को पॉजिटिव चार्ज के मोशन डायरेक्शन में रखते हैं, तो हमारा पाम जो देती है वो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन देता है। तो आइए हम इस तरह से देखते हैं। तो ये अपने इस फिंगर को, ये 4 फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो अंदर रखेंगे, और ये थंब को मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा आ रहा है इस तरह से आ रहा है, FM ऊपर की तरफ लग रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी चलना, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो किस तरह से मूव करता है, ये ट्रेजेक्टरी जो इसका आ जाएगा ये सर्कुलर आ जाएगा। आप इसको पहले सर्कुलर मोशन में देखेंगे, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो हमेशा वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पे इसको मूव करा देंगे, इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा देंगे। अगर किसी पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी, तो यहाँ पे सेंटर की ओर फोर्स होगा, और सेंटर की ओर होगा, और वेलोसिटी जो होगा ये इस तरफ से होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा, और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी हो सकता है। अगर इस पॉइंट पे भी देखना चाहेंगे तो फोर्स हमारा जो होगा वो इस तरफ होगा, और पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ होगा। अगर हम चाहें इस पॉइंट पे भी देखना चाहेंगे तो फोर्स अब भी ये सेंटर की तरफ ही लगने वाला है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालने वाले हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। कर लिए? तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स वो बिहेव कर रहा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो इससे तो हम लोग यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं, हेयर मैग्नेटिक फोर्स बिहेव एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स क्या FM है, और ये बिहेव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डायरेक्शन तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है हमेशा सेंटर की ओर होता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेंगे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो हम लोग निकाल चुके हैं वो क्या होता है, QVB। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा हमारा QVB। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा याद होगा, वहाँ पे होता था mv² / r। ये पार्टिकल का वेलोसिटी है। पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये है पार्टिकल का वेलोसिटी, और ये रेडियस। अगर यहाँ से अगर देखेंगे इसका सेंटर अगर ये है तो इस पास से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस आने वाला है यही है। तो अगर यहाँ से हम रेडियस निकालना चाहेंगे तो देखिए एक v कैंसिल होने वाला है, तो r = जो आ जाएगा हमारा
ये एम वी बाय क्यू बी। अब ये सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल जिसका वेलोसिटी हम v दिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो ये किस तरह से इसका रेडियस जो होगा चार्ज पार्टिकल को मूव करने का, वो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगा तो उसका रेडियस जो आ चुका है वो एम वी बाय क्यू बी आ चुका है। ये रेडियस ऑफ यह है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस केस में अगर देखें तो ट्रेजेक्ट्री जो आता है वो सर्कुलर आता है, तो आपको दिख ही रहा कि इसमें ट्रेजेक्ट्री आएगा। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या है, कोई पार्टिकल जो मूव कर रही है वो किस पाथ पे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रही है यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे है, तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री जो आ चुका है ये सर्कुलर है। ये बहुत ही फेमस केस है, सर्कुलर या सर्किल कह सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री सर्किल। दिख रहा होगा साफ साफ। अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो टाइम पीरियड जो है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा एक रिवोल्यूशन में, तो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय, चलिए एक बार लिख देते हैं, बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा एक चक्कर के दौरान तो वो होगा 2πr और डिवाइड बाय वेलोसिटी पार्टिकल का कितना है v है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये 2π/v और r का फॉर्मूला अभी हम निकाल चुके हैं, एम वी बाय क्यू बी होता है। यहाँ से एम वी बाय क्यू बी, यहाँ से वी वी कैंसिल आ जाएगा। तो हमको टाइम पीरियड जो मिल रहा है इसमें देखिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट आपको डिस्कशन निकलने वाला है कि 2πm डिवाइड बाय क्यू बी। यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकल के वेलोसिटी पे ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप इसको थोड़ा सोचिए, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ से हमको देख रहे थे 2πr/v है, तो यहाँ से अगर r इंक्रीज, अगर v को इंक्रीज करेंगे तो r भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से दोनों तरफ से वेलोसिटी कैंसिल हो रहा है। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी हम जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा, लेकिन टाइम पीरियड जो होगा वो हमेशा सेम आने वाला है। तो टाइम पीरियड में देख रहे हैं क्या कर रहा है, इसके मास पे डिपेंड कर रहा है और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी भी पार्टिकल का अगर स्पेसिफिक चार्ज रेशियो अगर फिक्स है, मतलब Q/m जो रेशियो होता है उसको स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं। जनरली Q/m को स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं। जैसे रिवर्स क्या दिया हुआ पे m/q दिया हुआ है। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक रेशियो कांस्टेंट है और जनरली यहाँ पे ना मास बदलने वाला है ना ही चार्ज, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड से अगर मूव कराएंगे तभी इसका वेलोसिटी बदलने वाला है, सॉरी मास बदलेगा, तो उतना स्पीड नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब जनरली अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कंपेरेबल होता है चार्ज पार्टिकल का तभी उसका मास चेंज करता है। तो यहाँ पे m/q हमेशा कांस्टेंट रहने वाला, और पार्टिकल का ये तो बता ही चुके हैं कि अभी कंडीशन जो हम ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट ही है। जो टाइम पीरियड जो हमको मिला है ये कांस्टेंट मिला है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालना चाहें, पार्टिकल का फ्रिक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी कितना है, तो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होता है, टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है। ये फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रिवर्स है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, Q/2πm। अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो ये क्या पार्टिकल का फ्रिक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि एक सेकेंड के अंदर वो कितनी बार चक्कर काट चुका है। अगर एक सेकेंड में अगर 20 चक्कर काटा तो उसका फ्रीक्वेंसी 20 हो सकता है, अगर 5 काटा तो 5 हो सकता है, अगर 10 काटा, यानी एक सेकेंड के अंदर कितना बार एक पार्टिकल मूव कर पाएगा उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग पहले जान चुके सुने होंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 2πf। तो यहाँ से देखिए 2π मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से बचने वाला है क्या, QB/m। हमको 3 चीज़ पता चल चुका है कि एंगुलर पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है QB/m है, और पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड 2πm/QB, और फ्रीक्वेंसी जो है Q/m है। तो यहाँ से जनरली हमको 4 चीज़ पता हो चुका है।
4 तो नहीं 3 ही कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कहिए चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहिए, जनरली थोड़ा सा का ही डिफर है। अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और सिंपल फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। हमको 3 चीज़ मिल चुका, लेकिन हम आपको बस इतना कहेंगे, एक इसको याद रखिए और एक इसको याद रखिए। यही दोनों की वजह से अगर टाइम पीरियड आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के जस्ट उसका रिवर्स कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी करने के लिए 2 पाई एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ बताने वाले हैं, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो है आते ही रहता है। तो वो कंसेप्ट बताने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा देते हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग निकाल चुके हैं पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस जनरली निकालने हैं r = mv/q, ये निकाल चुके हैं। एक निकाल चुके हैं टाइम पीरियड, उसको एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आया है वो जनरली आया है 2 पाई m/q। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इस्तेमाल में आने वाला है। और इनको आपको देख सकते हैं कि एम भी है तो इसको थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के रूप में, यहाँ पे इसको लिख कर दीजिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो ये एम वी है, एम इंटू वी क्या होता है कि मोमेंटम होता है पार्टिकल का। तो यहाँ से अगर आपको दिया हुआ रेडियस अगर कभी कभी होता है कि डायरेक्ट मोमेंटम दिया रहता है तो वहाँ से आपको घबराने की बात नहीं कि सीधा इसको p/q भी कर सकते हैं। क्या है कि एक फॉर्मूला ये भी आ चुका है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p जो होता है वो mv होता है। यहाँ से देखिए कि p = mv है, तो जहाँ पे हम mv पुट किए हुए थे उसकी जगह पे p रख दिए हैं। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में भी दिया रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv² है। तो यहाँ से हम v को हटा करके p के फॉर्मेट में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए v इक्वल टू क्या आने वाला है p/m। तो यहाँ से देख सकते हैं p/m = v है। इसी v को पुट करने वाले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को सिंपली हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो k = आ जाएगा 1/2 mp²/m²। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक m कैंसिल होने वाला है, तो बचा क्या p²/m है। तो काइनेटिक एनर्जी p² p क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ये p² = 2km। तो 2km है। और इसी को चाहे एक्सपेंड करना चाहेंगे हम तो p = आ जाएगा p =√2mk। अगर हम चाहें तो यहाँ p के जगह पे √2mk भी पुट कर सकते हैं। तो एक जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा √2mk/qb। ये एक और एक फॉर्मेट दिया रहता है कि किसी पार्टिकल को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको एक्सेलरेट किया जाता है। तो वहाँ से क्या है, जनरली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो कुछ पोटेंशियल भी दिया रहता है। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इफ़ और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट थ्रू पोटेंशियल v। कभी कभी क्या होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर देता किसी पोटेंशियल से। जनरली हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल v है, ये पोटेंशियल v है और 0 पे एक्सीलरेट किया है, तो ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है। तो हमेशा अगर इसको पॉजिटिव चार्ज अगर हम मान लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का हमेशा टेंडेंसी होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो ये वर्क डन जो इस दौरान होता है वो वर्क डन जो आ जाएगा वो होता है Q × V। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है जनरली डेल्टा V बराबर क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो अगर देखेंगे, अगर साइन को हम हटा सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो वो V है और वर्क डन डिवाइड बाय Q है। तो यहाँ पे एक्सीलरेट जिस चार्ज को किए वो Q चार्ज है। तो यहाँ से वर्क डन जो आ चुका हमारा Q × V है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्लास 11th में एक बात पढ़ चुके हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क डन जो होता है वो जनरली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकता है। तो यहाँ से वर्क
डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। अगर पार्टिकल शुरुआत में अगर रेस्ट पे रहेगा तो के इनिशियल को हम लोग 0 मान सकते हैं और के फाइनल को के ही मानते हैं। तो यहाँ से वर्क डन जो हमारा आ चुका है वो Q इंटू वी आ चुका है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल है, और के इनिशियल जनरली इसको हम 0 रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल अगर कहीं इसे एक्सेलरेट किया गया तो रेस्ट पे जनरली होगा। तो यहाँ से Q भी इक्वल टू जो आ चुका है वो के। अब इसी के जगह पे हम लोग Q भी पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू एम भी या डिवाइड एम 2m, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, Q भी आ जाएगा के जगह पे। तो R इक्वल टू अंडर रूट 2m, के जगह पुट कर देते हैं Q भी। तो यहाँ से Q भी डिवाइड बाय Q भी हो सकता है। तो देखिए एक Q ऊपर भी और एक Q नीचे है, तो हम इसको रूट ऊपर नीचे ले सकते हैं, इसको b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q डिवाइड बाई Q स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेडियस जो आ चुका है वो जनरली अंडर रूट 2m, ये भी पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जो जनरली हम देखें ना पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है। इसको पूरे ले लेते हैं डिवाइड बाय Q b स्क्वायर, ये पूरे में ले लेते हैं, ये पूरी तरह से आ चुका है। बस हम आपको अब भी रिक्वायर करेंगे कि जो इसी फार्मूला को याद करें, सिर्फ इसको और इसको। ये टाइम पीरियड में वेरिएशन तो कुछ ज़्यादा आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ रेडियस में वेरिएशन ले लिया है, तो इसके लिए 3 फार्मूला बना चुके हैं। एक मोमेंटम के फॉर्मेट में है, सेकंड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में है, और थर्ड जो देखिए हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मेट में है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, तो कह रहा कि 3 चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से देख सकते हैं 3 चार्ज पार्टिकल। पहला एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये हो जाएगा ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। enters in magnetic field, आइए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरली बी कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी and moves perpendicular to magnetic field, पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। उनकी रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि प्रोटॉन और ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन जो है, यहाँ से देखिए प्रोटॉन का चार्ज और मास दे सकते हैं, तो प्रोटॉन हो जाएगा, और उसके बाद क्या है ड्यूट्रॉन है, और अल्फा पार्टिकल है। तो प्रोटॉन का मास जो होता है वो m होता है, ड्यूट्रॉन का भी मास होता है वो 2m होता है, जनरली ये 2m है, और अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो 4m कर देते हैं। तो जनरली यहाँ पे m अगर इसका कंसिडर कर देंगे तो प्रोटॉन का जो मास होता है जस्ट डबल होता है ड्यूट्रॉन का, और ड्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन की जस्ट 4 टाइम होता है, अल्फा पार्टिकल का होता है। अगर इसके ऊपर चार्ज बात करेंगे तो इस पर जनरली हम E मान लेते हैं, तो इस पर भी चार्ज जो होता है वो E ही होता है, और इस पर 2E। यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इनका चार्ज दिया हुआ है और उनका मास भी दिया हुआ है, आप फाइंड कर सकते हैं इनका रेडियाई। अगर एक बार पॉज करके ट्राई करना चाहेंगे तो आप लोग
कर सकते हैं। चलिए कर लिए। देखिए तो यहाँ से हमको निकालना है तीनों पार्टिकल का रेडियस का रेशियो। तो पहले प्रोटॉन का है रेशियो, न्यूट्रॉन का, और तीसरा है अल्फा पार्टिकल। तो जनरली यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर किया है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हम लोग अभी देखे थे वो √2m मास प्रोटॉन का लेना है, और काइनेटिक एनर्जी सभी का सेम है, √2m के डिवाइड बाय QB। तो यहाँ पे Q किसका लेना है, प्रोटॉन का लेना है, और मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए सेम रहेगा। रेशियो √ यहाँ से आ जाएगा 2m न्यूट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी भी इनका सेम है, डिवाइड बाय Q न्यूट्रॉन, और ये मैग्नेटिक फील्ड B ही रहेगा। इस तरह से अल्फा पार्टिकल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2m अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू B। तो यहाँ से हम आप सबका वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, E है, तो √ इसको मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, इसको √2m के डिवाइड बाय इसका चार्ज E है, जनरली हम इसको EB कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि इनका मास न्यूट्रॉन का दिया हुआ है 2m है, तो 2m पुट करेंगे, तो 2m × 2m 4m आ जाएगा। ये 4m √ के और डिवाइड बाय यहाँ से E आ जाएगा, E और B। इसी तरह से ये रेशियो। तो अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ 4m है, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। यहाँ से 8m के काइनेटिक एनर्जी सेम है, और चार्ज इसके ऊपर 2 होता है, तो 2B है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो ये EB कैंसिल हो जाएगा, और EB नीचे बचा 2 है। यहाँ से MK और MK भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बच जाएगा, ये अगर √2 को भी डिवाइड करना चाहेंगे तो चलिए इसको कर देते हैं। पहले ये देखिए, ये √2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और √2 और डिवाइड बाय 2, देख सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं सब में, तो ये आ जाएगा 1 और √2 इंटू ये तीनों रेडियाई का रेशियो हो जाएगा 1:√2 × 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। लेकिन ये आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सेम चार्ज पार्टिकल रहेगा, और यहाँ पे हम इसको सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यही है। तो 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रियम एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सेलरेट at same potential, आप देखते हैं पोटेंशियल V and moves perpendicular to magnetic field. Find the ratio of their radii। तो इस बार क्या दिया हुआ कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ है। तो अगर चाहे तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कर लिए। देखिए अब हम करने वाले हैं। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, √2mv डिवाइड बाय QB²। ये पूरे स्क्वायर रूट में था, ये इस तरह से फॉर्मूला था। तो यहाँ सेकेंड पे बिठाएंगे। ये किसके लिए जाएगा, ये प्रोटॉन का मास हो जाएगा। पोटेंशियल तो सभी के लिए सेम है, और चार्ज भी प्रोटॉन का रहेगा। तो यहाँ से भी आ सकते हैं। तो 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन और पोटेंशियल तो इस बार सेम है दोनों का, सभी का। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम का यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, और ये B²।
अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल V डिवाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड b²। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2 और b² तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा mp डिवाइड बाय 2p। ठीक है, यहाँ से m भी कैंसिल हो जाएगा और v भी कैंसिल हो जाएगा और b² नीचे, तो ये 2 ये v ये 2 ये v ये 2 ये v और b² सब में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा सिर्फ मास बाय चार्ज। यहाँ से भी देख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ सबको पुट कर देंगे और आराम से आ जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो m ही है, डिवाइड बाय e, ये अंडर रूट में ही रहेगा। यहाँ से प्रोटियम का मास दिया हुआ है 2m या ड्यूट्रॉन का 2m डिवाइड बाय e, और ये जो दिया हुआ है इसका 4m डिवाइड बाय 2e। अगर इसको डिवाइड करें तो m ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √2 और यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ से अगर देख सकते हैं तो यहाँ से 1 और √2 रेशियो, ये भी √2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा, तो √2 ये हो गया। देख सकते हैं इसको, तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन जो है सो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सर पूछ रहा है टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो कह रहा कि टाइम पीरियड जो होगा इन तीनों का रेशियो ऑफ टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं कि 2πm/q होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि तीनों का टाइम पीरियड का रेशियो देखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन रेशियो टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी देखे हैं, होता है 2πm/qb। तो मास जिस पे हो जाएगा प्रोटॉन का हो जाएगा और q चार्ज प्रोटॉन का और मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं तो 2πm न्यूट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से भी आ सकता है 2πm अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है mp/qb। तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि बचेगा mp/qp, सिर्फ मास बाय चार्ज बच जाएगा। इससे m ड्यूटोरियम डिवाइड बाय चार्ज ऑफ ड्यूटोरियम, यहाँ से देख सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आप इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रोटॉन का मास दिया हुआ है m है, देख सकते हैं कि मास यहाँ पे दिया हुआ है m है इसका, और चार्ज दिया हुआ है e, देख लीजिए चार्ज है e। इसी तरह से यहाँ पे ड्यूटोरॉन का मास दिया हुआ वो है 2m और चार्ज दिया हुआ है वो है e। इस तरह से अल्फा पार्टिकल का मास 4m, चार्ज आ जाएगा यहाँ से 2e। तो आप इसको डिवाइड करते हैं m/e और m/e को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो इस तरफ 2 और इधर बच जाएगा 4/2, तो ये भी 2 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल Q है जो इंटर कर रहा है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड B में, जो कि साफ साफ दिखाया गया है कि एक चार्ज पार्टिकल Q है और ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इसके अंदर ये इंटर करती है जो कि कुछ एंगल थीटा पे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल के द्वारा कितना टाइम स्पेंड होगा बिफोर लिविंग द फील्ड, इस फील्ड को छोड़ने से पहले इसके अंदर कितना टाइम टेक स्पेंड होगा। अगर ये पूरे पार्टिकल अगर इसके अंदर रिवॉल्व करता तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि एक टाइम पीरियड आता है, उसको 2πm/q होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से एंटर किया है, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे जैसे ही एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे एक हमको मैग्नेटिक फोर्स फील होगा, यानी कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स फील होगा और ये फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ हो जाएगा। तो ये सेंटर हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस लाइन पर न जाकर के इसी के
एलोंग यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो सेंट्रल फोर्स की वजह से सेंट्रल फोर्स की तरह बिहेव करता है, और ये सेंट्रल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है इसके अंदर जो जा रहा है ये इस तरह से घूम कर करके फिर ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे, तो ये ऐसे निकल जाएगा। जितना एंगल पे ये गया है उतना एंगल से निकल जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी अगर देखेंगे साफ साफ तो ये भी थीटा ही होगा हमारा। तो अगर यहाँ से हम देखना चाहेंगे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये सेंटर है तो ये हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि ये रेडियस है। अब कितना देर टाइम पार्टिकल इसके अंदर, कितना देर ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा है, हमको बस ये निकालना है। अगर थीटा के फॉर्मेशन में देखेंगे तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से ये भी हमारा जनरली थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा और ये कितना जाएगा थीटा। इसी तरह से ऊपर भी देखेंगे तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, अगर ये है तो ये भी थीटा आ जाएगा इसका अपोजिट में। अगर आप देख सकते हैं इसे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आई, उसकी वजह से ये थीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे अगर ट्रायंगल है, अगर ये देख लें कि अगर ये पूरा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में टोटल एंगल जो होती है वो 2 पाई होती है। तो यहाँ से पाई, तो ये एंगल जो आ रहा है हमको पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा है। अगर मान के चलिए पूरे फुल सर्किल रहता है तो उसमें टाइम स्पेंड कितना होता है। अगर कंप्लीट सर्किल देखते हैं और टाइम उसके अंदर जो लगती है, कंप्लीट सर्किल में अगर एंगल देखते हैं तो 2 पाई होती है, तो इसमें टाइम स्पेंड जो होती है वो 2 पाई m बाय क्यूब होती है। इस तरह से हम निकालें यूनिटरी मेथड से तो 1 रेडियन में, अगर 2 पाई रेडियन में अगर टाइम स्पेंड 2 पाई m बाय क्यूब हो रहा है तो 1 रेडियन में आ जाएगा m बाय क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे अगर एंगल देखें तो रेडियन में देख रहे हैं कितना कर रहा है, पाई माइनस 2 थीटा कर रहा है, तो पाई माइनस 2 थीटा में कितना टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। पाई माइनस 2 थीटा में m बाय क्यूब, सॉरी m बाय क्यूब इंटू पाई माइनस 2 थीटा। देख सकते हैं जो टाइम स्पेंड होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी कि लिव करने से पहले ये इतना टाइम स्पेंड हो जाएगा, यही है टाइम स्पेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।